हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट प्रोजेक्ट में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ कुचल रहे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी, ये उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से एक इस सेशन में आए हैं, एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से, जो कि चैप्टर हमारा क्या है, केमिस्ट्री के चैप्टर है, और जिसका नाम क्या है चैप्टर का, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर से जुड़े मैं चैप्टर एक्सप्लेनिंग के कुछ वीडियो मैं बना चुका था दोस्तों, जिसे मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। ठीक है, जितने विद्यार्थी ने चैप्टर एक्सप्लेनिंग का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बीच में बहुत काफ़ी दिनों तक मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अभी थोड़ा जैसे कि अभी शादी का माहौल है तो घर में शादी था। ठीक है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, तो नहीं बना पा रहा था। बट अभी कंटिन्यूसली अभी आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, हम सेकंड से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को हम लोग वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अभी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर का मिल जाए। चलिए, स्क्रीन पे आपको पहला सवाल दिख रहा है। पहला सवाल आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है। पदार्थ के बारे में हमने पढ़ चुका है, पदार्थ की परिभाषा हमने पढ़ चुका है। हमने पदार्थ की परिभाषा में क्या पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। ऑप्शंस को फट से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका बर्फ, आयरन, दूध, इनमें से सभी। इनमें से कौन सा पदार्थ है, तो इनमें से सभी जो है ये हमारे क्या है, पदार्थ है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों इसका आंसर इनमें से सभी होगा, इसलिए क्योंकि बर्फ क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो जिसका आयतन होता है और आकार भी होता है। आयरन क्या है, इसका भी आकार आयतन दोनों होता है। दूध क्या होता है, इसका आयतन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें से सभी हमारे क्या है, पदार्थ है। चलिए अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर का सवाल है, निम्न में से किसका निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। निम्न में से किसका निश्चित आकार तथा आयतन होता है। किसका निश्चित आकार और आयतन होता है, क्या ठोस पदार्थ का होता है, द्रव का, गैस का, इनमें से कोई नहीं। पदार्थ का जब हमने परिभाषा बताया था, पदार्थ के मैंने 3 अवस्थाएं भी बताया। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है। क्या क्या है, एक ठोस है, द्रव है, गैस है। ठोस हम किसे कहते हैं, ठोस हम उस पदार्थ को कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं जिसका निश्चित आकार हो, आयतन हो। ठीक, इसका आंसर होगा ठोस हमारा। ठीक है, ठोस में क्या होता है, हमारा निश्चित आकार और आयतन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, चलिए एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं, एक मेज़ का एग्जांपल लेते हैं। एक मेज़ की आप देखे होंगे कि मेज़ की एक निश्चित आकार होती है ना। निश्चित आकार कहने का मतलब ये हुआ कि उसका निश्चित माप होता है। हो सकता है कि वो 5 मीटर का हो, 6 मीटर का हो। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, उसका एक निश्चित माप होता है, या 2 मीटर का हो। तो ठोस ठोस जितने भी पदार्थ हैं उनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। चलिए आते हैं 3rd नंबर पे। निम्न में से किसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता। बर्फ, दूध, ईंट, आयरन, किसका निश्चित आकार होता है, आयतन नहीं होता है। तो जितने भी द्रव यानी तरल पदार्थ हैं उनका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता। उन्हें हम जिस पात्र पर रखते हैं वे उसी पात्र का आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने द्रव अवस्था का परिभाषा हमने पढ़ा है, और हमने उसमें द्रव अवस्था परिभाषा में पढ़ा था कि जितने भी पदार्थ जिनका निश्चित आयतन होता है परंतु आकार नहीं होता उन्हें द्रव कहते हैं। दूध क्या है, दूध एक द्रव है। दूध का अपना खुद का आकार नहीं होता है, हम इन्हें जिस पात्र में रखते हैं दूध उसी का आकार धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा दूध होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा क्या सवाल है, निम्न में से किसका न ही निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। न ही निश्चित आयतन और न ही निश्चित आकार वो सिर्फ और सिर्फ गैस अवस्था का होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ के देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है हमारा। ऑप्शंस में है बर्फ, दूध, ऑक्सीजन, आयरन। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। क्यों होगा ऑक्सीजन राइट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है और गैस का नहीं हमारा निश्चित आकार होता है, नहीं निश्चित हमारा आयतन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल है, निम्न में से किसके कणों के बीच अंतराण्विक बल अधिक होता है। अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, किस में सबसे ज़्यादा होता है ये आपको बताना है। क्या ऑक्सीजन में ज़्यादा होता है, टेबल में, दूध में, इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल ठोस अवस्था की होती है। किसका होता है? ठोस अवस्था का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हमारा किस प्रकार ऑप्शन दिया गया है? ऑक्सीजन, टेबल, दूध, निमस्कनी। तो ठोस इनमें से कौन है? इनमें से ठोस है आपका टेबल। तो टेबल का जो अंतराण्विक बल है वो हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, ठोस पदार्थ का अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है, इसलिए वे क्या होते हैं? कठोर होते हैं, थोड़ा मजबूत होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल है, निम्न में से किसका संपीड़न ज़्यादा है? किससे हम ज़्यादा दबा सकते हैं? संपीड़न किसका ज़्यादा है? तो अगर दबाव की बात करें हम, तो गैस का सबसे ज़्यादा दबाव होता है दोस्तों। ठीक है, किसका ज़्यादा होता है? गैस का सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी होगा राइट आंसर, गैस। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना डैश कहलाता है। कोई भी दो भिन्न पदार्थ के कण जब स्वतः अपने आप जब मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम विसरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस घटना का नाम है विसरण। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम चाय बनाते हैं, तो चाय जब बनाते हैं तो जल के कण और चीनी के जो कण है वो आपस में स्वतः क्या हो जाते हैं? मिलने लग जाते हैं। किसके कारण? उष्मा के कारण। जब हम हीट करते हैं तो पानी उबलने लगता है। पानी जैसे उबलता है, चीनी भी हमारे पिघलने लगता है और चीनी पूरा पानी में मिल जाता है। तो स्वतः वो मिल जाता है, पूरा मिल जाता है। ठीक है, इस घटना को हम विसरण कहते हैं। दो भिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। परिभाषा भी आपको मिल गई यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन, यानी गलन हो रहा है उसका। ठीक है, संगलन। जैसे बर्फ का पानी बनना संगलन की प्रक्रिया है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसमें गलनांक क्यों नहीं है? गलनांक भी तो एक है। देखिए, जिस ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संगलन कहलाएगा, लेकिन जिस तापमान पर ठोस द्रव बनता है उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इससे जुड़े भी सवाल आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं 9 पे। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब कोई द्रव ठोस बन जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे द्रवणांक जानते हैं, जिसे हिमकरण भी कहा जाता है। ठीक है, द्रवणांक। ठीक है, याद रखिएगा, द्रवणांक हम उसे कहते हैं जब भी कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रवणांक, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर सवाल पे। जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, अब यहाँ पे सवाल क्या है? अभी सवाल तापमान का है कि जिस तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है तो उस तापमान का एक नाम है। क्या नाम है उस तापमान का? तो उस तापमान का नाम है दोस्तों हमारा गलनांक नाम है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गलनांक यानी मेल्टिंग। अब आते हैं हम लोग का 11 नंबर सवाल पे। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई पदार्थ द्रव है, गैस में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बाष्पीकरण। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहा जाता है उसे। आप सब ने देखा होगा कि जैसे हम पानी को गर्म कहते हैं उसमें भाप निकलने लगती है। ठीक है, तो पानी क्या द्रव है, वो गैस में परिवर्तन हो रहा है यानी बाष्प हो रहा है, तो बाष्पीकरण ऐसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे। गैस अवस्था से द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने द्रव से गैस में परिवर्तन होने की घटना को पढ़ लिया। जैसे यहाँ पे सवाल था क्या हमारा कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि गैस से द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई गैस शीतलन के कारण, यानी उन्हें जब ठंडा किया जाता है, किसी भी गैस को जब ठंडा किया जाता है, एकदम पूरा फ्रीजिंग किया जाता है, तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ठंडा किया, कूलिंग किया जाता है, क्या होता है? द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो जब गैस द्रव में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को हम संघनन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, संघनन। ठीक है, संघनन कहते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस पे ज़्यादा होता है, MCQ क्वेश्चंस। तो इन सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अंत तक जरूर बने रहिए मेरे साथ। चलिए 30 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने की घटना को क्या कहते हैं? ऐसी घटना जब कोई ठोस पदार्थ
वो द्रव में बदले बिना, ठोस को हम लोग अगर गर्म कहते हैं तो द्रव बनता है, ठीक है। किसी भी तापमान पर अगर हम लोग क्या कहते हैं उसे गर्म करते हैं, तापमान देते हैं तो द्रव अवस्था में बदलता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे भी हैं जो तापमान बढ़ने के कारण द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। तो गैस अवस्था में परिवर्तन होने की घटना को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे हम जानते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का अगर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको तो कपूर, आप सबने कपूर देखा होगा, ठीक है, जो कि हम अपने कपड़े को कीड़ों से बचाने के लिए, कीड़ों से सुरक्षा के लिए हम रखते हैं कपूर घर में, चाहे वो जलाना वाला कपूर हो या फिर चाहे आप जो सुगंधित कपूर हम लोग रखते हैं सुगंध के लिए। तो आपने देखा होगा कपूर जो मेल्ट होता है तो वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता, वो सीधा क्या हो जाता है ना, वाष्प हो जाता है, यानी गैस अवस्था में मिल जाता है, ठीक है। जब वो धीरे धीरे गलने लगता है तो वो कभी भी पिघल के लिक्विड टाइप से नहीं बनता है, वो सीधा वायुमंडल पे मिल जाता है। तो कॉपर एक ठोस है, तो ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम किस नाम से जानते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से हम इस घटना को जानते हैं, ठीक है। चलिए आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 का सवाल है, निम्न में से कौन सा ठोस द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? कौन सा ठोस है जो द्रव में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? क्या वो बर्फ है, आयरन है, कपूर है या दूध है? देखिए, बर्फ कभी भी गैस अवस्था में बिना द्रव में बदले हुए गैस अवस्था में नहीं बदलता है। बर्फ को जब हम कमरे के तापक्रम पर भी अगर रख दें तो क्या हो जाता है, वो पिघलने लगता है। उसमें कुछ अगर हम थोड़ा तापमान देने लगे पिघल जाता, पिघल के क्या बनता है? द्रव बन जाता है। कभी भी वो गैस नहीं बनता। फिर उस द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, ठीक है। तो सीधा वो गैस में परिवर्तन नहीं हुआ। आयरन, अगर बात करें हम आयरन को, तो आयरन का अगर बहुत गर्म किया जाए, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या होता है, वो लिक्विड में बन जाता है। वो रेड कलर का दिखेगा आपका लिक्विड में बदलता है, लेकिन वो गैस में परिवर्तन नहीं होता है। एकमात्र ऐसा ही ठोस है जो हमारा सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव में बदले, वो है क्या आपका? वो है आपका कपूर। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। कपूर क्या होता है? कपूर एक ठोस है, लेकिन ये बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। दूध हमारा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दूध, क्योंकि दूध एक लिक्विड है। चलिए नेक्स्ट आता है 15 नंबर सवाल पे। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? अगर गर्म किया जाए गैस को, क्या आता है इसका आंसर? आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। आयतन उसका बढ़ जाता है गर्म करने पर, ठीक है। ए नंबर इसका ऑप्शन। चलिए, जल का क्वथनांक होता है। अब क्वथनांक वर्ड जो आया, क्वथनांक क्या होता है इस चीज़ को समझिए। क्वथनांक जिसे अगर बात करें इंग्लिश में, तो अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक है, जल कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। और इसी चीज़ को अगर हम केल्विन पे मापें ना, तो 373 केल्विन होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका, उसे हम मेजरमेंट करते हैं 273 केल्विन के बराबर, ठीक है। तो इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा आपका, कितना डिग्री सेल्सियस बराबर होगा? 373 के बराबर, ठीक है। केल्विन पे हुआ 373 के होगा, और डिग्री सेल्सियस पे हुआ तो 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल में। जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया कि जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक के नाम से जानते हैं, तो इसका क्वथनांक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? आप सब ने ये महसूस किया होगा जब मम्मी हमारे खाना पकाती है किचन में, हाँ, तो किचन में जो खाना पक रहा है, अगर हम बगल के रूम में बैठे हुए हैं वहाँ तक हमारा उसका सुगंध जाता है। अगर हम किसी दूसरे रूम में भी बैठे हुए हैं वहाँ तक सुगंध जाता है। हम मम्मी को पूछने लग जाता है कि मम्मी खाना हुआ कि नहीं, कब होगा, भूख लगा है, ठीक है। तो ये जो गर्म भोजन है या इत्र यानी जो परफ्यूम हम लगाते हैं, ये हमें दूर तक किस वजह से इसकी गंध जाती है यह कहना होगा। तो विसरण के कारण जो है ना, इनका गंध दूर तक फैलता है, ठीक है। किसके कारण? विसरण के कारण। इसका याद रखिएगा, विसरण ही इसका रीज़न है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर सवाल पे। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में बदल जाता है? तो वो ठोस बन जाता है ना। जल को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं, 0 डिग्री यानी भी उसको पूरा ठंडा कर लेते हैं, फ्रीज पे रख देते हैं, तो क्या बनता है? बर्फ़ बनता है ना। और बर्फ़ क्या है? हमारा ठोस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या बनता है? ठोस बनता है। 20 नंबर का सवाल है हमारा, कप की अपेक्षा
कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान क्या होता है? अधिक, कम, बराबर या इनमें से कभी? हम सब ने ये महसूस किया है कि जब हम चाय पीते हैं तो कप में जब पीते हैं तो हमें ज़्यादा गर्म लगता है, लेकिन उसी को हम अगर प्लेट में पीते हैं तो जल्दी पी पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्लेट में जो है ना चाय का तापमान हमारा कम होता है, चाय का तापमान कम होता है तो हम जल्दी पी पाते हैं। क्यों कम होता है? क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण तेज होगी, और वाष्पीकरण तेज होगी तो वो जो द्रव है वो ठंडा भी हमारा जल्दी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जब 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि जल का क्वथनांक है। जब हम जल को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या किस अवस्था में बन जाएगा? गैस अवस्था में बदल जाएगा। वो क्या होगा? वाष्प होने लगेगा, भाप बनने लगेगा। नेक्स्ट 22 का सवाल, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? उसे हम ठोस CO2 के नाम से जानते हैं। ठोस CO2 आपका आंसर होगा, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 23 का सवाल है, निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? आप सब ने अभी तो पुराने घरों में पुराने घरों की बात कर रहे हैं हम। अगर हम कहें कि पुराने ज़माने में फ्रिज तो नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे? मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी रखते थे, उस चीज़ से वो फ्रीजिंग हो जाता था, ठंडा हो जाता था। अभी भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, इवन मैं भी अभी तक यूज़ करता हूँ। तो ये किस कारण होता है? तो ये जो है बाष्पीकरण के कारण होता है। बाष्पीकरण जब हो जाता है, जब हम घड़े में पानी रखते हैं, वो पानी क्या होता है? वायु के वातावरण के जो ताप है उसमें, उस ताप से ही क्या होता है? बाष्प होने लगता है। अब बाष्पीकरण के कारण घड़ा का जल जो है वो ठंडा होने लग जाता है। तो इसका बाष्पीकरण आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर, ताप। ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक जो है, हम डिग्री सेल्सियस में ताप को नहीं मेजरमेंट करते हैं, याद रखिएगा। ताप का एसआई मात्रक हम ज़्यादातर केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, केल्विन में। तो ताप का अगर एसआई मात्रक पूछे जाए तो आपको क्या बोलना है? केल्विन बोलना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक हमारा होता है किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम। इस केजी का मतलब, केजे का मतलब होता है किलो जूल, और केजी मतलब किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा गुप्त ऊष्मा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती क्या है? देखिए, गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की ताप को क्या रहता है? स्थिर रहता है, एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर रखता है, और क्या हो जाता है? उसका अवस्था बदल जाता है। जैसे अगर बात करें हम बर्फ़ से पानी बदलना, तो बर्फ़ से पानी बदलने का जो टेम्परेचर है, अगर हम बर्फ़ में 2 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर देंगे ना, तो वो भी तब भी वो क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। अगर हम बर्फ़ को 2 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस का यानी कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं, तब भी क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। हमें 4 डिग्री सेल्सियस को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पानी को गर्म करने का, तो पानी को अगर हम गर्म कर रहे हैं, और अगर देखते होंगे आप घर में, अगर गैस का जो रेगुलेटर है अगर वो हमारा कम किया हुआ है तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। जब बढ़ा देते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर में हम क्या कर रहे हैं? कम बेसी कर रहे हैं। लेकिन जब एक बर्फ़ को जब हम पिघालते हैं तो बर्फ़ का टेम्परेचर में हमें कम बेसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कांस्टेंट टेम्परेचर में ही वो अपना अवस्था बदल लेता है। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं जब किसी पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं और उसकी ऊष्मा का 26 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। क्या है सवाल हमारा? कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ़ के गलन की, बर्फ़ जो गलता है तो उसकी गुप्त ऊष्मा क्या है, आपको बताना होगा। तो बर्फ़ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो आपका होता है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। 335, ठीक है, ये वाला आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। द्रव जो वाष्प में बन जाता है उसका गुप्त ऊष्मा कितना है? तो उसका गुप्त ऊष्मा है आपका 2260 किलो जूल पर केजी। ये आपका आंसर है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, यानी कि हमारा शरीर का तापमान क्या होता है एक स्वस्थ मनुष्य का? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
इससे अगर बढ़ जाए तो हमें बुखार होने लगती है, ठीक है। अगर हमारा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो क्या होता है, हमें महसूस होने लगता है कि हमारी तबीयत खराब है, हमें बुखार है, ठीक है। 29 सवाल पे आते हैं। 373 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में मान होगा। अब केल्विन से डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन कैसे बन जाते हैं, ये चीज़ आपको सीखना होगा। देखिए 373 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, कैसे आपको पता चलेगा। आपका क्या करना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका होता है 273 केल्विन, हम मान के चलते हैं, ठीक है। 373 केल्विन मतलब कितना होगा, आपको क्या करना होगा, 373 केल्विन से 373 केल्विन से आपको 273 केल्विन माइनस करना है। माइनस जब करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना डिग्री सेल्सियस आपका होगा। तो यहाँ पे आपका 100 आएगा, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर। यहीं पे अगर आपको कहा जाता है कि आप 45 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे ना, 45 यानी कि हम 45 से माइनस करेंगे 273, तो ये आपको माइनस में आंसर आएगा। डिग्री सेल्सियस जो होगा आपका क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। चलिए 13 नंबर का सवाल देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होगा, तो मैंने कहा आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा 273 केल्विन के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इन क्वेश्चंस में किसी भी सवाल पे आपको डाउट है या फिर आपको समझ में अगर नहीं आया अच्छे से, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से वो टॉपिक पे आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन को लिखिए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में फोकस करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे पता नहीं आपका एग्जाम का पैटर्न अगर चेंज होता है किस तरह का होगा, अभी तो फिलहाल पता नहीं, क्योंकि जेक बोर्ड अपना पैटर्न बार बार चेंज किया जा रहा है, तो कभी भी वो चेंज कर सकता है। तो प्रैक्टिस रखिए दोनों तरफ पे, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। चलिए आपका आज का सेशन हम इतना देख ही रखते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर एवरीवन।